बच्चों गुड मॉर्निंग। मैं आज हाई स्कूल के हिंदी विषय के ग्रामर जो आपका व्याकरण चलता है उसमें समास एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें से कि हमेशा 2 नंबर आपसे पूछा जाता है। शायद आपके सिलेबस में अव्ययी भाव समास नहीं है, लेकिन यहाँ हम 5 समास आपको एक ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे। तो बच्चों ध्यान दीजिए, समास का अर्थ है संक्षेप में अपनी बात कहना। और सम, अगर इसका विश्लेषण हम करें तो सम धन आस, सम का मतलब है समान या परस्पर, और अगर अलग करके बताएंगे आस का अर्थ है बैठाना। ठीक है, तो संक्षेप में अपनी बात कहना ही समास कहलाता है। तो समास के लिए एक आसान से ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। एक पंक्ति है जो पीछे लिखा है, भी आपको दिखाएंगे। तो द्वंद्व है दिगु है हमारे, नित्य अव्ययी भाव है, हे तत्पुरुष वह कर्म धारे, बहुब्रीहि बन जाऊं मैं। इस पंक्ति के पीछे एक काल्पनिक स्टोरी के माध्यम से आज हम आपको समास, यहाँ पर आप समास की व्याख्या करेंगे। तो बच्चों, एक गरीब ब्राह्मण रहता था एक राज्य में, जो कि बहुत ही अकिंचन, बहुत दीन और दुखी था। और वह अपनी बात राजा के दरबार में कहने के लिए राजमहल के द्वार पे पहुंचता है वह ब्राह्मण। और राजा अपने राजकीय कार्यों में व्यस्त था। द्वारपाल से वह अपनी बात कहता है कि मैं दुखी व्यक्ति हूं, मुझे राजा से मिलवा दीजिए। राजा मंत्री जी, द्वारपाल मंत्री जी के पास ले जाता है उस ब्राह्मण को। तो मंत्री जी कहते हैं ठीक है, हम तुमको बहुत कम समय देते हैं, आप जल्दी जल्दी अपनी बात कहो। तो ब्राह्मण कहता है, इधर बच्चों ध्यान से आप देखिएगा, वो कहता है द्वंद्व है दिगु है हमारे, नित्य अव्ययी भाव है, हे तत्पुरुष वह कर्म धारे, बहुब्रीहि बन जाऊं मैं। यानी कम समय के अभाव में उस ब्राह्मण ने अपनी बात राजा से कह दी। और इसका अर्थ बच्चों समझिएगा, वह कहता है द्वंद्व है, यानी हम दो हैं। हम क्या हैं? हम दो हैं। द्वंद्व है मतलब हम दो हैं, मैं और मेरी पत्नी। आगे कहता है द्वंद्व है दिगु है हमारे, मेरे पास 2 गायें हैं। वह अपनी 2 गायों की संख्या बता रहा है कि द्वंद्व है दिगु है हमारे, मैं 2 हूं, मैं और मेरी पत्नी, और दिगु है यानी मेरे पास 2 गाय हैं। दिगु है हमारे, नित्य अव्ययी भाव है। यहाँ पर नित्य का मतलब प्रतिदिन कहिए या रोज कहिए, अव्यय का मतलब होता है धन से, पदार्थ से, यानी मेरे पास धन का अभाव है। अव्यय जो है आप देखे होंगे कि धन का जो है एक तरह से पर्यायवाची माना जाता है। नित्य अव्ययी भाव है, मेरे पास धन का अभाव है। वो फिर राजा को संबोधित करते हुए कहता है, हे तत्पुरुष, हे श्रेष्ठ पुरुष। संबोधित करते हुए कहता है, तत्पुरुष का मतलब होता है श्रेष्ठ पुरुष से। हे तत्पुरुष वह कर्म धारे, बहुब्रीहि बन जाऊं मैं। तो वो कहता है राजा से कि हे तत्पुरुष, हे श्रेष्ठ पुरुष, वह कर्म धारे, वह कर्म बताइए, बहुब्रीहि बन जाऊं। बहुब्रीहि धन का पर्यायवाची शब्द है, और जिससे कि मैं धनवान बन जाऊं। अब आपने समझ लिया होगा अर्थ कि अंतिम पंक्तियों में ब्राह्मण कह देता है कि हे तत्पुरुष वह कर्म धारे, बहुब्रीहि बन जाऊं मैं। यानी हे श्रेष्ठ पुरुष वह कर्म बताइए कि जिससे कि मैं धनवान बन जाऊं। और इसी पंक्ति के माध्यम से हम आपको 5 समास स्पष्ट करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो समास आता है, आप देखिए द्वंद्व समास, जिसमें वह कहता है कि मैं और मेरी पत्नी। तो द्वंद्व समास को देखिए, पहला जो समास आता है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व का मतलब उसने बताया था कि मैं और मेरी पत्नी। बच्चों बहुत अच्छी तरीके से यहां समझिए कि जितना पत्नी का महत्व है उतना पति का महत्व है, यानी दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। अगर विलोम में देखेंगे तो तब भी दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में सेम महत्व रखते हैं, यानी बराबर का महत्व रखते हैं। तो इस समास में याद रखिए, जैसा कि ब्राह्मण ने कहा, तो इस तरह का एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, सीधे एग्जाम्पल से समझिए। माता पिता। अब देखिए यहां पर माता और पिता। एक एग्जाम्पल और मैं लिखता हूं, आप देखिएगा, जय पराजय। इसी तरह के बहुत सारे हैं, निशा दिशा, तमाम। लेकिन एक चीज इसमें और समझिएगा बच्चों, बीच में हमने एक चिन्ह लगाया हुआ है जिसको कि योजक चिन्ह बोलते हैं। और प्रायः, हमेशा नहीं बच्चों, याद रखिएगा, द्वंद्व समास में आपको हमेशा ये नहीं मिलेगा, लेकिन प्रायः सामान्यतः 80% जो एग्जाम्पल्स आएंगे जिसमें कि आपको योजक चिन्ह मिलेगा।
और योजक चिन्ह है तो बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि कौन सा समास है। ये कंपटीशन वाले बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर चाहे टीट हो या फिर कोई भी भर्ती परीक्षाएं होती है जहां पर ये पूछा जाता है, तो अगर आपको योजक चिन्ह दिख रहा है और इस तरह के शब्द दिए गए हैं जहां पर समानार्थी शब्द प्रतीत होते हैं या ठीक अपोजिट डायरेक्शन के वर्ड आपको दिखाई पड़ते हैं, तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वहां पर आपका द्वंद्व समास ही होगा। और शॉर्ट में अगर आपको हम बताएं, अब इसी तरह से आप समझ गए हैं जैसे, और इसका विग्रह करेंगे, समस्त पदों को विश्लेषित करके लिखना ही समासिक विग्रह कहलाता है। अगर इसको आप विग्रह करेंगे तो बनेगा माता और पिता, माता और पिता। विग्रह करने पर और शब्द जुड़ जाएगा, इसमें और तथा एवं 3 शब्द याद रखिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूं। विग्रह करने पर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं जब दूसरा वीडियो डिटेल में बनाऊंगा तो आपको इस तरह के तीनों वर्ड के एग्जांपल दूंगा जिसमें कि और तथा एवं आदि शब्द का आपको विग्रह करने पे मिलेगा माता और पिता। इसी तरह से अगला बनेगा जय और पराजय। जल्दी से बच्चों एक और आप समझ लीजिए, द्विगु समास। यहां पे सीधा है, आपको दिखाई पड़ रहा है, और जब हम डिटेल में एक एक समास बनाएंगे तो कई सारे जो अपवाद हैं, अभी अपवादों की भी हम चर्चा करेंगे। तो द्विगु समास, जैसा कि उसने बताया था ब्राह्मण ने कि मेरे पास 2 गाय हैं, तो 2 गाय का मतलब क्या था, संख्या का बोध कराया था ना। तो प्रायः इस समासिक शब्द में, द्विगु समास में आप याद रखिए बच्चों कि हमेशा संख्या प्रथम, जब आपका संख्यावाची शब्द आए, जैसे एग्जांपल चौराहा, चौराहा, ठीक है, चौराहा। अगर इसका हम समासिक विग्रह देखें तो 4 राहों का समूह कहिए या 4 राहों का समाहार, 4 राहों का समूह। अब यहां पर देखिएगा, का समूह शब्द से बोध होता है, क्या आता है, का समूह। अगर आप देखेंगे तो इसका विग्रह करने पर तो का समूह कहिए या क्या का समाहार भी हो सकता है, दोनों एक ही चीज है। अगर इसी तरह से देखिए पंचवटी, 5 वटों का स्थान, लेकिन पंचवटी दोनों में आ जाता है, बहुव्रीहि में भी, इसमें भी। कुछ चीजें अपवाद है, अपवाद को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। जैसे त्रिनेत्र, 3 नेत्र, यानी यहां द्विगु भी है लेकिन त्रिनेत्र अर्थात 3 नेत्रों वाले, वो आपका अलग संज्ञा का एक अलग व्यक्ति बन जाएगा, बहुव्रीहि में चला जाएगा। तो अपवाद हम आपको बताएंगे, वो अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से आप हल करेंगे। तो ये इस तरह से रहा आपका जो है द्वंद्व और द्विगु। तीसरा, अगर हम नित्य अव्ययी भाव, अव्ययी की ऐसे चर्चा कर दे रहे हैं थोड़ी सी, फिर अगले टॉपिक में अव्ययी भाव समास बताएंगे। तीसरा आपका बनता है समास, जैसा कि उसमें बताया था कि मेरे पास धन का अभाव है, तो अव्ययी भाव समास आता है। तो अव्ययी भाव समास में बच्चों याद रखिएगा, अव्ययी भाव समास हमेशा, इसमें अगर एक एग्जांपल के अनुसार समझिए, देखिए यथाशक्ति, 1-2-3 एग्जांपल मैं लिखता हूं, उसके बाद इसको मैं स्पष्ट करूंगा आपको। यथाशक्ति, उसके बाद दूसरा प्रतिदिन, ऐसे ही यथासंभव, कई सारे एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं। फिलहाल 2 एग्जांपल से मैं बताता हूं आपको। तो देखिए यथाशक्ति, अगर इसका समासिक विग्रह करेंगे तो यथाशक्ति का समासिक विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार, जैसे प्रतिदिन है तो प्रत्येक दिन, इसमें बच्चों याद रखिएगा कि पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद यानी जिसको आप प्रथम खंड कहते हैं और द्वितीय जो है वो दूसरा उत्तर पद कहलाता है। तो इसी से पूरे अर्थ विग्रह की जो है परिभाषा बदलती है। तो प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन, यहां पर पूर्व पद प्रधान होता है। इसमें बच्चों एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं, यथा, लिख लीजिए इसको, चाहे याद रखिए, किसी भी एग्जाम में आपको मिलेगा, आपको ज्यादा कुछ सोचना नहीं। यथा, आनी, अन, प्रति,
यथा आनी अन प्रति वे या बे कहिए आप, ठीक है। ये जैसे बेपरवाह, बिना परवाह का, तो ये शब्द अपाद मस्तक, ठीक है। इसी तरह के वर्ड बनेंगे आपसे ऐसे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 ये जो वर्ड हैं, प्रायः मैं नहीं कर रहा हूं कि सारे अव्ययी भाव समास में यही बनता हो, ऐसा नहीं, लेकिन ज्यादातर अव्ययी भाव समास की शुरुआत इन्हीं सब वर्ड के पहले अक्षर से होती है, जब जो कि आपको एक आसान ट्रिक है, ज्यादा कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना। अगर ऐसा चीज मिल रहा है यथा, देखिए यहां यथा शक्ति, प्रतिदिन, मैंने प्रति लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के वर्डों से ही सब मतलब अक्षरों से इस समास की शुरुआत होती है। लेकिन अव्ययी भाव समास में एक चीज और समझिए, अगर संस्कृत ग्रामर आप पढ़ेंगे तो वहां पर एक जैसे आता है पंचगंगम, एक वर्ड आता है पंचगंगम, या नदीवाचक शब्दों में नदीवाचक शब्द जो है वो हमेशा अव्ययी होता है। जब आप संख्यावाची में जाते हैं तो कहेंगे कि सर पंचगंगम, यानी इसमें तो द्विगु जाना चाहिए आपके ट्रिक के हिसाब से, लेकिन याद रखिएगा कि नदीवाचक शब्द जो है अपवाद हैं, हमेशा संख्यावाची इनका होगा। अगर नदीवाचक शब्द है तो हमेशा संस्कृत ग्रामर में आपको यही बताया जाता है अव्ययी समास उसको मानिएगा, उसको आप द्विगु नहीं मान सकते भले संख्या से हो, ठीक है। तो ये हुआ आपका अव्ययी भाव समास।